So, gentlemen, welcome back for the third and the last session for today, environmental management system. तो हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट की, जो कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिससे हम अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनको रिड्यूस करने की प्लानिंग हम कर सकते हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लास 6 के मुताबिक, कि हमने प्लान करना है कि अपने जितने भी इन्वायरमेंटल रिस्क हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन वी हैव टू प्लान टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट। क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने इशू को डायग्नोज नहीं करेंगे, तब तक आप उसको इलाज करने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये जो टूल है, बेसिकली ये रिस्क असेसमेंट है इन्वायरमेंटल इश्यूज की। तो हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। अब इस लाइफ साइकिल का पूरा ब्रीफिंग मैंने आपको दी है कि जितना भी असेसमेंट होती है, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप कर सकते हैं। मतलब उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर होने से लेकर आगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद इवन डिस्पोजल के दौरान में भी उसके जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे आप। अब अगर आप देखें इस पूरे लाइफ साइकिल के दौरान में इम्पैक्ट्स क्या क्रिएट होते हैं जब डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंटल रिस्क वहाँ पे मौजूद हों। आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इसका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है आजकल, ये आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर रिस्क क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। मतलब एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, वो तो सबसे पहले हो रहा है, आपकी इर्द गिर्द की कम्युनिटी को भी हो रहा है, और ओवरऑल ग्लोबली आपका क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है आपकी, यानी जब आप मतलब एनर्जी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती जाएगी। मसलन अगर आप पानी को बेतहाशा यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनट्रीटेड तरीके से उसको बहाते जाएंगे, तो वो तो किसी काबिल नहीं होगा ना। अगर वही वाटर जो आप अपने किसी प्रोसेस में, एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, लेकिन वो कंटेमिनेटेड हो गया, मतलब वो किसी और काबिल नहीं रहा, लेकिन अगर आप कम से कम उसको इतना ट्रीट कर लेते हैं कि उसके अंदर से हैज़ार्डियस जो केमिकल्स हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स को कम कर लेते हैं, अगर वो पीने के काबिल नहीं भी है, तो तब भी उसको आप इर्द गिर्द की जो फसलें हैं, ज़मीनें हैं, उनकी ग्रीनरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको कंजर्व कर सकते हैं थ्रू दिस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इकोसिस्टम क्वालिटी आपकी इम्प्रूव इम्पैक्ट होती है, आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से ह्यूमन हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। तो ये जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं, ये आपको इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के थ्रू नज़र आते हैं। ठीक है। इनका मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो मतलब है कि अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें एट दैट पॉइंट, जो कि रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, तो फिर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये इस किस्म के इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होते हैं। बेनिफिट्स एलसीए के जो है वो बहुत ज़्यादा है। मसलन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के दौरान में आप चूंकि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनका इम्पैक्ट भी आइडेंटिफाई करके कंट्रोल मेजर्स बना लेते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, मतलब आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। और एलसीए ये जो लाइफ साइकिल असेसमेंट है, जो कि हम पूरे सर्कल में करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो भी पॉलिसीज बनती हैं उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है। मतलब वो आपको एक अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनाने में ये एलसीए हेल्प करती है। देखिए ना, जैसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी में रिस्क असेसमेंट्स करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमें पता चल जाता है, अगर हमने रिस्क असेसमेंट अच्छी की हो, अपने जो आइडेंटिफिकेशन है हैजर्ड्स की वो डिटेल से की हो, तो फिर क्या होगा, हमें उसकी जो हम उसकी मतलब उसको मिटिगेट करने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स बनाएंगे वो भी इफेक्टिव होंगे। और ऑब्वियसली जो हम अपनी पॉलिसी जनरेट करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक टू दैट फैक्टर करेंगे ना, तो हमारी जो पॉलिसी है वो भी जानदार होगी। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं अपनी कंपनी के अंदर ये लाइफ साइकिल असेसमेंट, इसका मतलब होगा कि
हमारी कंपनी जो है वो फोकस कर रही है, वो कमिटमेंट दे रही है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को, वो बेहतर करना चाहती है, ठीक है ना। उसकी वजह से आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन को बेहतर कर सकते हैं, मतलब आप दूसरे बिजनेसेस से अपने आप को नुमाया कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये काम होता है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, जहाँ पे हम लाइफ साइकिल असेसमेंट करते हैं, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मिटिगेट करने की प्लानिंग करते हैं एट द एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। वहाँ पे हमें ये जो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इन रिगार्ड टू हेल्थ एंड सॉरी इन्वायरमेंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट कंप्लायंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एडहेरेंस टू ऑल एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशन एंड अदर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। मतलब आपके फर्ज करें कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की एजेंसी है आपके मुल्क में, उनके कोई लाज हैं, मसलन आप कोई इमिशन जनरेट कर रहे हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड है कि इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। अगर आपने वो आइडेंटिफाई किया होगा वो लॉ, वो रेगुलेशन, तभी आप उसको मेंटेन कर सकेंगे ना। और मेंटेन करना पाबंदी है इस स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, यानी ये स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करता है कि आप अपने जितने भी एप्लीकेबल लोकल लॉज हैं उनकी पाबंदी करेंगे, ठीक है ना। और पाबंदी कैसे करेंगे, पहले उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लास 4 के ऊपर चले जाएं कि इंटरेस्टेड पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन करेंगे आप, इंटरनल एक्सटर्नल की आइडेंटिफिकेशन करेंगे आप। उससे आपको अपनी पार्टी का पता चल जाएगा कि किस पार्टी का कौन सा रूल आपके ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद फिर आप उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उनका कौन सा रूल है और क्या स्टैंडर्ड है जो आपके ऊपर अप्लाई होता है। जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की भी पॉलिसी बना लेंगे, प्रोसीजर बना लेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट्स वही होती हैं जो कि मतलब अगर आप फर्ज करेंगे किसी उसमें फंस गए हैं लीगल केस में इन रिगार्ड टू इन्वायरमेंट, कोई इन्वायरमेंट का लॉ है, आपने वायलेट कर लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके ऊपर जो पनिशमेंट्स होती हैं, जो फाइन्स होते हैं, ठीक है ना, उनका आपको पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आपने किसी इन्वायरमेंटल लॉ की, जो आपके इर्द गिर्द मतलब उस एरिया में जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर आप अगर उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे तो आपको एक तो लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी, दूसरा इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, जबकि ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ये अपनी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनको कंट्रोल भी करना है, ठीक है ना। लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स में आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, एथिकल कंसिडरेशंस हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि मतलब फ़र्ज़ करें आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री से अलग रखते हैं, आपकी जो कंपनी है वो स्टील से रिलेटेड कोई काम करती है, तो स्टील तो बहुत बड़ा सेक्टर है ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। तो पूरी पूरे मतलब सेक्टर के अंदर जिस किस्म के स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं उनको हम कहते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स। एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, एक अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो मतलब है कि एक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको कंप्लाई करना भी जरूरी है एज पर द स्टैंडर्ड। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस, मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हुए हैं या आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशंस के अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट शामिल होने चाहिए। मतलब आपके अंदर वो क्लॉज होनी चाहिए कि आप अपनी किसी एक्टिविटी की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करेंगे, और एम्प्लॉयर का काम है कि उसको मॉनिटर भी करे, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन भी होती हैं जिसको कहते हैं ना मोरालिटी। एथिकल कंसिडरेशन ये होती है कि यार मतलब है कि मेरी वजह से मैं किसी के लिए अपनी आसानी के लिए किसी को क्यों ख़राब करूं। मतलब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपनी सेहत तो खराब कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसी महफिल में तो नहीं पी रहा जहाँ पे मतलब 2-3 लोग और भी बैठे हुए हैं। वो मतलब है कि जो स्मोक मैं थ्रो कर रहा हूँ, स्मोक सिगरेट पीने के बाद उसका इम्पैक्ट वो दूसरों के ऊपर भी जाएगा, तो ये एथिकली रॉन्ग है। मतलब आप अपने लिए खराबी तो कर ही रहे हैं ना, आप अपने आप को, वो भी गलत है। लेकिन अगर आप अपने साथ दूसरों को भी उस चीज का नुकसान करना चाहते करने हैं, तो वहां पे आपको एथिकली रॉन्ग कहा जाता है। जबकि ये स्टैंडर्ड कहता है कि इन चीजों को
इन रिक्वायरमेंट्स को भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी ये एथिकल ड्यूटी भी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखें और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखें। तब जी हमारा लास्ट जो सेगमेंट है इन्वायरमेंटल पॉलिसी का, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। Environmental policy refers to a set of decisions and actions taken by businesses and other organizations to address environmental issues and guide how people interact with the natural world. ठीक है। मैं आपसे इन्वायरमेंटल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अभी शेयर कर लेता हूँ और उसके ऊपर हम ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर ये सही तरह आपको समझ नहीं आएगी। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। अच्छा जी। जेंटलमैन, आई होप कि आप, मैंने नया डॉक्यूमेंट आपसे शेयर किया है ये इन्वायरमेंटल पॉलिसी वाला, आपको डिस्प्ले हो रहा है ना? मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें इसका। चले, आपका मैसेज आ गया। राइट, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। So this is the environmental policy, complete picture and complete detail of an environmental policy। ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं किसी भी पॉलिसी के, चाहे आप वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी बनाते हैं, चाहे आप वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी बनाते हैं, चाहे आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी के तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन पार्ट पे होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होती है जी? स्टेटमेंट इंटेंट पहले भी मैंने आपको क्वालिटी में भी बताया था, ये बेसिकली सोच होती है, वो डायरेक्शन होती है, वो थिंकिंग होती है जो आपकी लीडरशिप के अंदर आती है। ठीक है ना? मतलब लीडरशिप कहती है जी कि हमें दरख्त लगाने चाहिए अपने मुल्क में। ठीक है, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये फिलोसफी ऑफ थिंकिंग है। ठीक है ना? अब जब वो सोच आ गई आपकी, आपकी डायरेक्शन बन गई एक साइड पे जी हमने दरख्त लगाने हैं, तो अब उसको आगे बढ़ना है उस प्रोसेस को। ठीक है। तो उसमें जब आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कैसे लिखेंगे? अपना ऊपर लिखेंगे अवर कमिटमेंट, नाम लिखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का, इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द environment, improving our environmental performance and operating in a responsible and sustainable manner. We recognize that our activities impact the environment। यानी ये हम यहाँ पे ये इस चीज को रिकग्नाइज भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उससे कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, एंड वी स्ट्राइव टू मिनिमाइज दीज इम्पैक्ट्स व्हाइल अचीविंग आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? मतलब हम उन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो हम मतलब जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें हमने किन किन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस किया है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए वी विल कंटिन्यूअली इंप्रूव अवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी है टू एनहेंस अवर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, क्योंकि हम अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं। वी विल सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स जो कि रिक्वायरमेंट है, मॉनिटर अवर प्रोग्राम्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन एज नेसेसरी। क्योंकि देखें ना, इस पॉलिसी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई हुई है कि इसके अंदर आपके पूरे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स जो है वो एड्रेस हो रही हैं। पोल्यूशन प्रिवेंशन, वी विल इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट पोल्यूशन एट इट्स सोर्स। मतलब पोल्यूशन जहां से जनरेट हो रही है वहीं से हम उसको कंटेन करेंगे। वी विल गिव प्रेफरेंसेस टू पोल्यूशन प्रिवेंशन ओवर पोल्यूशन कंट्रोल। मतलब
हम पोल्यूशन को, हमारी पॉलिसी ये होगी कि हम प्रोएक्टिवली मतलब पोल्यूशन को प्रिवेंट करें, ना कि पोल्यूशन हो जाए तो फिर हम उनके कंट्रोल में पड़े रहें। वो कंट्रोल तो हमने करना ही करना है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो प्रिवेंशन पे होगा, यानी प्रोएक्टिव होगा। कंप्लायंस, वी विल कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स टू विच वी सब्सक्राइब। मतलब जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितनी भी इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैं, वो हम उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनको कंप्लाई भी करेंगे। वी विल गो बियॉन्ड कंप्लायंस वेयर पॉसिबल, डिमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप इन अवर कमिटमेंट। मतलब जहां पे मुमकिन हुआ, हम ये नहीं है कि एक अगर एक लॉ बना हुआ है कि जी आपने इतना जो है वो वेस्ट आपको रखना इजाजत है, तो आप वो लाजमी उतना रखें। नहीं, आप जीरो कर सकते हैं अपनी वेस्ट, ठीक है ना, यानी बियॉन्ड कंप्लायंस भी आप एफर्ट कर सकते हैं, यानी उसको और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पॉलिसी में हमने लिख दिया कि हम करेंगे इसके ऊपर। लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, वी विल अडॉप्ट ए लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव इन अवर डिसीजन मेकिंग कंसिडरेशन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू आउट द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अवर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ऑपरेशन, ठीक है जी। जैसे वो लाइफ साइकिल असेसमेंट हमने पढ़ी थी ना, तो हमने यहाँ पे अपनी पॉलिसी के अंदर मेंशन किया हुआ है इसको कि हम जब जो भी अपनी प्रोडक्ट की एक्टिविटीज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनके लाइफ साइकिल को पूरा आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके हर सेगमेंट के ऊपर हम देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी की वजह से किस किस्म के रिस्क इन्वायरमेंट को क्रिएट हो रहे हैं, और उनकी फिर हम मिटिगेशन करेंगे। रिसोर्स कंजर्वेशन, वी विल परस्यू द एफिशिएंट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी, वाटर एंड रॉ मटेरियल्स, एंड एम्फेसाइज प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है ना। हम अपने रिसोर्सेज को भी एफिशिएंटली यूज करेंगे ताकि उनका कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्रिएट ही ना हो और उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आए ही ना। इंगेजमेंट, वी विल रेज अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज विद अवर एम्प्लॉइज एंड empower them to contribute. We will communicate openly about our environmental performance with interested parties, ठीक है। अब देखिए कितनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है हमने एक बनाई है, जिसमें हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी अपनी लीडरशिप की जो मेन थिंकिंग है, उसको एक स्टेटमेंट में समो दिया है, और उसके बाद जो हमारी फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं या फर्दर हमारे इन्वायरमेंट को एड्रेस करने की ख्वाहिश है, उनको हेडिंग वाइज हमने यहाँ पे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मेंशन कर लिया, ठीक है जी। अब स्कोप, हम अपनी हमारी जो पॉलिसी है उसका स्कोप क्या होगा? दिस पॉलिसी अप्लाइज टू ऑल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ दी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस ऑल ओवर लोकेशन। यानी ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी का स्कोप है यहाँ पे, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप नहीं है, ये इस पॉलिसी का स्कोप है। मतलब ये पॉलिसी हमारी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, कि हमने सिर्फ इसको प्रोडक्शन में अप्लाई करना है या हमने पूरे प्लांट में अप्लाई करना है, किस किस के ऊपर इसमें लिखा है कि ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, मतलब वहाँ पे हम कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, कोई फाउंड्री वर्क हो रहा है, कोई वहाँ पे मतलब प्रोडक्शन हो रही है, कोई सर्विसेज का फैक्टर है जिसको हम मतलब एक लॉजिस्टिक्स कहते हैं, वो सारे फैक्टर्स हमने इस पॉलिसी के अंदर कैटर ऑन कर लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा जो है वो दूसरा सेगमेंट है इस इन्वायरमेंटल पॉलिसी का। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा। ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड एंड कम्युनिकेटेड वाइडली। सबसे पहले देखें, आपने अपनी जो टॉप लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल कर लिया, यानी कितनी जबरदस्त ये चीज है कि आपकी पॉलिसी के अंदर ये चीज मेंशन हो गई कि मतलब आपकी जो लीडरशिप है, ऊपर जो मैनेजर बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, वो मुबर्रा नहीं है कानून से, सबसे पहले कानून उनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्सिबल हैं ओवरऑल तमाम चीजों के, ठीक है। ऑल एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी, implementing it with their work and playing an active role in our environmental improvement journey, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी लीडरशिप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो गई, और आपके कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ये तो होगी जनरल स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, लेकिन जब आप प्रॉपर हर मतलब है कि टीयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे, तो फिर आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट के लिए जो टास्क उनको आपने दिए होंगे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है जी थर्ड पार्ट इस इन्वायरमेंटल पॉलिसी का, दैट इज अरेंजमेंट पार्ट। इसको कहते हैं अरेंजमेंट सेक्शन, ठीक है ना।
Typical content is an arrangement section. The exact content will depend on the specific policy focus, but here are कॉमन एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे आप मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो अरेंजमेंट सेक्शन का डाल सकते हैं। मसलन रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। अब रिस्क असेसमेंट क्या होती है, जिसको लाइफ साइकिल असेसमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का रोल आपकी कॉम्पिटेंस के अंदर है। क्लास 4 में अगर आए तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको अवेयरनेस देना, ये आप कैसे करेंगे यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अरेंजमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ऑपरेशनल प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ इन्वायरमेंटली सेंसिटिव टास्क, सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल वेस्ट, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोसीजर आपने किस तरह बनाने हैं वो आपने मेंशन कर दिया है। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कैसे करनी है, मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग कैसे करनी है, उसका एक प्रोसीजर बनाएंगे आप यानी इस अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर आपने वो तमाम क्लॉजेस का चूंकि आपको नॉलेज है उनके मुताबिक जिस जिस किस्म की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, यानी कोई सेफ वर्क प्रोसीजर बनाने की रिक्वायरमेंट है, आपने मेंशन कर दिया कि ऑडिटिंग एंड रिव्यू भी होगा, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का प्रॉपर प्रोसीजर भी होगा। ठीक है, मिसाल यहाँ पे दी है जैसे अरेंजमेंट सेक्शन इन इन्वायरमेंटल पॉलिसी, सेक्शन ऑन वेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इंक्लूड। जब आप एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है ना, जो अरेंजमेंट सेक्शन में आपने मेंशन किया जी हमने वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर हमारे यहाँ होना चाहिए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर। क्योंकि अगर आप जो भी वेस्ट जनरेट हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप उसको मैनेज नहीं करते, अगर आप गार्बेज कूड़ा करकट ढेर के ढेर लगा देते हैं, गंद इकट्ठा होता रहता है उधर, तो उससे क्या होगा। मतलब अगर मिसाल के तौर पे अमूमन देखा आपने ये जो फूड मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये बड़ा ही पुअर होता है। हॉस्पिटल्स का आप देख लें, जिनका वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होता है उनकी आप हालत देखें, और जिनका बहुत पुअर होता है उनकी हालत देखें। वो खुद रिस्क होते हैं जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता। तो आप अपने अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर अगर वेस्ट मैनेजमेंट का आपने एक प्रोसीजर बनाना है, उसमें क्या चीज़ें शामिल करेंगे, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग डिफरेंट वेस्ट स्ट्रीम्स। मसलन आप उसमें एक प्रोसीजर ये बनाएंगे कि जिस किस्म की हैजर्ड्स हैं उस वेस्ट के अंदर उनको डिफरेंशिएट करने का एक सिस्टम बनाएंगे आप। मसलन प्लास्टिक की अलग है, ग्लास की अलग है, ठीक है, या मतलब है कि लिक्विड्स जो होते हैं उनकी थ्रेड्स जो है वो अलग होती हैं। तो आप ये नहीं हो सकता कि लिक्विड जहाँ पे फेंक रहे हैं वहां पे या प्लास्टिक भी फेंक दें वहीं पे। हम तो यही करते हैं ना, मतलब हम तो घरों का कचरा फेंकते हैं तो हम तो उसमें डिफरेंशिएट करते ही नहीं है, और उसकी वजह है कि हम लोग बीमारियों से नहीं निकलते। हमारा इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो चुका है कि हमारे हॉस्पिटल जो है वो भरे हुए होते हैं मरीजों से। उसकी यही वजह है ना मेन, कि हम मैनेजमेंट नहीं करते। उसके बाद डेजिग्नेटेड वेस्ट स्टोरेज एरिया विद प्रॉपर लेबलिंग एंड कंटेनमेंट, ठीक है ना। आपने एक तो स्ट्रीम अलग अलग बना दी, ये अपने प्रोसीजर में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आप डेजिग्नेटेड वेस्ट स्टोर करना कहाँ पे है उसके ऊपर लेबल भी करेंगे और उसको कंटेन भी करेंगे। ये नहीं है कि आप ओपन छोड़ दिया, जैसे हमारे यहाँ होता है जी ओपन डस्टबिन बने हुए हैं, कोई किधर फेंक रहा है कचरा, कोई किधर फेंक रहा है, वो सारा हवा में उड़ के इधर उधर जो है ना वो मतलब गलियों में और सड़कों पे फिरता रहता है, और उसकी वजह से आपके लोग जो है इम्पैक्ट होते हैं, डिजीजेज होती हैं उनको। इसी तरह फैक्ट्रियों के अंदर भी यही हालात हैं। डेजिग्नेटेड वेस्ट स्टोरेज एरिया विद प्रॉपर लेबलिंग। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स विद लाइसेंस वेस्ट डिस्पोजल कंपनीज। मतलब आप किसी अच्छा अगर आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको करना चाहिए, उसमें आप किसी रेपुटेशन वाली अच्छी वेस्ट डिस्पोजल कंपनी को एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ रख सकते हैं अगर आपका स्केल ऑफ द रिस्क बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होती है। वरना इंटरनली आप ट्रेन करके लोगों को एक अलग टीम बना सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल की, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन एंड सेफ डिस्पोजल प्रैक्टिस, यानी आपने एम्प्लॉयज को ये ट्रेनिंग भी देनी है कि आपने जो वेस्ट आपकी या डिस्पोजल जो जनरेट होनी है उनको सेग्रीगेट कैसे करना है। मसलन प्लास्टिक को प्लास्टिक की जगह पे कहाँ पे फेंकना है, ग्लास टूटा है तो उसको ग्लास की जगह पे, लकड़ी है तो उसको लकड़ी की जगह पे, मतलब जो सेग्रीगेशन है उसकी ट्रेनिंग आपने अपने वर्कर्स को देनी है। तभी ये ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट आपकी इंप्रूव करेगी। टारगेट्स फॉर वेस्ट रिडक्शन एंड इंक्रीज रिसाइकलिंग रेट्स, ठीक है ना। अब वेस्ट रिडक्शन के लिए
आपने अपने डिपार्टमेंट्स को टारगेट देना है। मसलन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, 1 टन की वेस्ट जनरेट कर रहा है 1 महीने की, आपने अगली दफा उसको टारगेट दे रहा है भाई, आपने इसको कंट्रोल करना है, 1 टन से नीचे लाना है इसको, ठीक है ना। और कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो कोई और लेवल की वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो उनको टारगेट देना चाहिए कि आपने और इसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो इसका टारगेटिंग करनी है आपने उस प्रोसीजर के अंदर। रेगुलर वेस्ट ऑडिट्स टू ट्रैक प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज। आप उस वेस्ट डिस्पोजल को के प्रोसीजर के अंदर ये मेंशन करेंगे कि इसका रेगुलर ऑडिट होता है, इसको हम चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ताकि हम ये हमें पता चल सके कि हम जो है वो वेस्ट डिस्पोजल में क्या प्रोग्रेस है, हमारी जो ओवरऑल हमारी प्रोग्रेस है वेस्ट डिस्पोजल की, वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। और वेस्ट, आपको पता है वेस्ट का डायरेक्ट जो है आपके इन्वायरमेंट के साथ इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। ये वेस्ट एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब देखें, अगर आप मसलन है कि मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट जो है वो स्टोर करते जाएं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, हशरात चूहे आ जाएंगे, और वो जब इस तरह की मखलूक़ात आएंगी वहाँ पे, वायरसेस वगैरह लेके आएंगे अपने साथ, और वो आपको कंटेमिनेट करेंगे, आपके लोगों को डिजीजेस होंगी, कंटीजियस होते हैं वो, कई ऐसे होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं। तो वो मतलब है कि मल्टीपल तरीके से वो आपके इन्वायरमेंट को वहाँ पे खराब करेंगे। तो अगर आप उस वेस्ट को ही डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बना लें, तो आपको कितने फायदे होंगे कि आप उन इम्पैक्ट से भी बच जाएंगे, और आप उस स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर इस का रिव्यू होता है। दिस पॉलिसी विल बी रिव्यूड रेगुलरली एंड अपडेटेड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। मतलब इसमें ये लास्ट में कमेंट्स भी लिखे जाते हैं कि जी ये हरफ आखिर नहीं है, ये पॉलिसी जो है एक दफा अगर हमने बना लिया, दैट डज नॉट मीन कि ऑल इज एंड। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वो अब खत्म है, बस आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बना ली है, आपने उसके ऊपर अमल भी करना है, और उसके बाद टाइम टू टाइम इसको रिव्यू भी करना है, और अकॉर्डिंग टू दी नीड आपने इसको अपडेट भी करना है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें आपने वेस्ट डिस्पोजल के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, ठीक है ना, अचानक वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया छोड़ के, अब वो आप देखें वो जितनी वेस्ट वो कलेक्ट करता था वो तो अब इकट्ठी होती जा रही है ना। तो अब आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि आपने मतलब अगर आपके जो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे, तो आप वहाँ पे अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, और अगर उस नई कंपनी की हायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिड्यूस करें, और फौरी तौर पे वहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, और आप ताकि आपकी जो वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट या ऑब्स्टिकल ना आए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो टॉप एम्प्लॉयर है, ये जो पॉलिसी होती है ना, चाहे किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की हो, ये कोई आम बंदा साइन नहीं करता, ये जो आपका एम्प्लॉयर होता है ना, जो चेयरमैन होता है या सीईओ होता है, जो आपका टॉप एम्प्लॉयर होता है, ये वो साइन करता है, ये उसके ऑथराइजेशन से साइन होती है पॉलिसी हमेशा, ठीक है ना। उसका नाम भी लिखा जाता है, उसके सिग्नेचर भी होते हैं। सो जेंटलमैन, दिस इज अप फ्रॉम माई साइड कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी भी मैंने आपको ब्रीफ कर दी, और लाइफ साइकिल असेसमेंट की भी ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी, और ऑपरेशनल क्लासेस जो है उनकी भी डिटेल ब्रीफिंग में मैंने आपको दे दी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अगर पिछले किसी टॉपिक में या इन टॉपिक्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है आप, तो यू कैन आस्क मी जी। कौन कौन है मेरे साथ अभी? नो सर, असद रहमान का रिस्पांस आया जी, नो सर, असद रहमान जी ठीक है जी। जी समर, आपका कोई क्वेश्चन? समर और असद ही हैं, ताहिर तो मेरा ख्याल है उनकी इशू है शायद। अब समर, आप को कोई क्वेश्चन वगैरह करना है, या कोई कंफ्यूजन या कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ को। फोन नहीं कर रहे समर मेरा ख्याल है। चले बाकी अच्छा, समर का रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है वो चले। रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। पॉजिटिव भी इसके है, लेकिन ये नेगेटिव भी है, लोग थोड़े लीनियंट हो जाते हैं।
अब लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये नहीं करते तो हमें बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर वो मतलब हमें ही नहीं, सिर्फ लर्नर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर एग्जाम जब सर पे आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, जी मेरे नोट्स किधर गए, मेरी क्लास किधर गई, मेरी प्रेजेंटेशन किधर गई, मैं कहाँ से लूँ, ये करूँ वो करूँ, बार बार मैसेज आ रहे होते हैं। तो उसको फिर मतलब हमने कहा यार इस मसले को इस तरह हल करें। तो अब इसका थोड़ा सा नेगेटिव भी चीज़ सामने आती है कि लोग कई दफ़ा फिर लीनियंट हो जाते हैं कि यार चलो क्लास रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो एनीवेज आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपनी क्लास को प्रॉपर अटेंड करें। आपने माशाल्लाह ये जो असद है और समर है ये तो बड़े रेगुलर कर रहे हैं। बाकी ताहिर का आज का थोड़ा इशू था बेचारे की, वो मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ इन पाकिस्तान, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, आपके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद है अभी, इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दूंगा एलएमएस के अंदर। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जी जी मिस्टर असद आपने हैंड रेज किया, प्लीज टू आस्क, अब पूछें। सर हो सकता है अभी तो कोई सवाल जहन में नहीं आ रहे, जब फील्ड में काम करें तो तब जहन में आए। तो श्योर तब श्योर। क्या इसका हल होगा? श्योर बिल्कुल। लेकिन मैं आपको आप माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप साथ साथ क्विज़ेस भी कर रहे हैं। तो इसको अगर ताज़ा ताज़ा रिव्यू कर लेंगे ना, ये मतलब डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, 15-20 मिनट आप अगर थोड़ा सा टाइम इस पे लगा लेंगे ना, तो एक दफ़ा सिर्फ आप इसको एक या दो दफ़ा रीड भी कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। फिर कभी आपको दोबारा मतलब इनको आपके सामने इनमें से कुछ चीज़ आ जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। एलसीए का कोई टर्म आपके सामने यूज़ कर ले तो आपको ये परेशानी नहीं होगी यार ये एलसी होती क्या चीज़ है, ये लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या चीज़ होती है, यार इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कोई ऑडिट ही आपके सामने हो रहा हो इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, या पॉलिसी का ही कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाए, तो अगर आपने यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो बाकी ऑब्वियसली मतलब जो ऑडिटिंग है वो एक पूरी स्किल है, ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग है, मतलब ये है ही एक्सपीरियंस बेस्ड। स्टार्ट होती है ये नॉलेज गेन करने से, यानी इस्टेब्लिश करने से, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने से इसका एक्सपीरियंस आपको अचीव होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आपकी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ता है इसमें। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला जब आपके पास नॉलेज अच्छा हो तो फिर आपको एक्सरसाइज करने में, प्रैक्टिस करने में या एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज ही ना हो, आपकी कोई बेस ही ना बनी हो, तो फिर आपको मतलब तो समझ ही नहीं आएगी कि है क्या चीज़। अब एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यार ये आईएसओ का जो 14001 का स्टैंडर्ड है ये किस बला का नाम है, इसके अंदर क्या होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स उनके बनने हैं। अब ये चीज़ें जब ट्रांसलेट होंगी आपके सामने किसी के प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, जब आप किसी ऑडिट में शामिल होंगे एज ए टीम मेंबर या आप खुद इंडिपेंडेंट ऑडिट करेंगे, तो फिर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर सोने पे सुहागा, यानी आप मजीद पॉलिश हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। सो जेंटलमैन, अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो सो नाइस ऑफ यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, एंड इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और उससे रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और डिटेल से उसके ऊपर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल जुमेरात है और परसों हमारी जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो बीइंग द मॉडरेटर एंड द की पर्सन ऑफ दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, मैं फिर उसमें बिजी हूँगा। उसकी टाइमिंग भी ऐसी है 6 to 9, उसके बाद फिर आपको पता है 9 बजे फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि क्लास आपकी कंडक्ट कर सकूं। सो फ्राइडे को वी विल हैव लीव, हम छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन सैटरडे को फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। कल हम हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कस कर लेंगे, फिर फ्राइडे को हम लीव करेंगे, सैटरडे को फिर इंशाल्लाह हम फूड सेफ्टी, और देन फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, एंड देन फाइनल जो लास्ट 3 क्लासेज होंगी हमारी ऑडिट कंडक्ट से रिलेटेड, हमारी जो मतलब इंफॉर्मेशन हैं उनके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो जेंटलमैन, नाइस ऑफ यू, स्टे सेफ, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।